पिछले एपिसोड में देखा था कि इस तरह सास्के नारुतो को एक पत्थर से बांधकर अपने फायरबॉल जुत्सु से उसे जला देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं पिछली बार की तरह इस बार भी नारुतो पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। वो इस आग के अंदर से तेजी से बाहर आकर सास्के को एक जोरदार पंच मारता है और बस मारता ही जाता है। वो सास्के को इतनी बार पंच मारता है कि वो खुद थक जाता है। तभी सास्के नारुतो के एक और पंच को अपने हाथों से रोककर उससे नीचे ढकेल देता है, जिससे नारुतो मादारा के स्टैचू से सीधा नीचे जमीन पे धड़ाम से गिरता है। वेल सास्के भी वहाँ नीचे आ जाता है और वो नारुतो को ऐसे देखकर बोलता है, नारुतो, तो अब मैं समझा कि मुझे क्या चाहिए, नफरत और ताकत। तभी मैं अपने बड़े भाई से आगे निकल पाऊंगा। वेल उसके बाद हम सास्के और इटाची की बैक स्टोरी देखते हैं। इस एपिसोड में मैंने आप सभी से कहा था कि इटाची एक बहुत ही कमाल का निंजा है। मतलब उसने 12 साल की उम्र में एक जोनिन बन चुका था और हिडन लीफ विलेज के ऑनबू ब्लैक ऑप जो एलिट निंजास का ग्रुप होता है उसमें इतनी छोटी सी उम्र में शामिल होकर उनका कैप्टन तक बन गया था। तो कुछ सालों पहले एक दिन जंगल के अंदर छोटा सास्के और उसका बड़ा भाई इटाची ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो सास्के और हम सब देखते हैं इटाची एक शानदार अंदाज में कुछ कुनाइज को फेंकता है और वो सारी कुनाई एकदम सही निशाने पर जाके लगते हैं। तो अपने बड़े भाई का ऐसा हुनर देखकर सास्के चौंक जाता है। भैया आपका तो कोई जवाब नहीं है, आपका तो सारे निशाने सही जगह लगे हैं। अब मैं भी करूँगा। नहीं सास्के, अब घर जाने का समय है। लेकिन आपने तो कहा था मुझे शूरिकेन जुत्सु सिखाओगे। अच्छा ठीक है, मेरे पास आओ। जब इटाची के बोलने पर सास्के उत्साहित होकर दौड़ के उसके पास जाता है तब इटाची बड़े ही क्यूटनेस के साथ उसके माथे पे टैप करके बोलता है, माफ करना सास्के, पर फिर कभी। भैया आप हमेशा मुझे ऐसा कहते हो, लेकिन अब मुझे ध्यान से देखो। सास्के ये बोलकर वो इटाची के जैसे कुनाई को निशाने पे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये करने से पहले वो गलती से जमीन पे गिरकर उसकी बाईं पैरों में मोच आ जाती है। तो इसीलिए इटाची अपने छोटे भाई सास्के को पीठ पे बिठाकर वो दोनों एक साथ अपने घर जाते हैं। तभी रास्ते में जाते वक्त सास्के एक बड़ा सा हेडक्वार्टर देखता है जिसमें उनका उचिहा सिंबल लगा हुआ है। तो ये देखकर वो इटाची से पूछता है, भैया क्या पापा यहाँ पे काम करते हैं? हाँ, ये लीफ पुलिस हेडक्वार्टर है। पर इसमें हमारे उचिहा कबीले की निशान क्यों लगा है? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस पुलिस स्टेशन का स्थापना किया था। क्या सच में? हाँ, और हमारे पापा इस पुलिस हेडक्वार्टर का कैप्टन हैं। वैसे भैया क्या आप भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करोगे? पता नहीं सास्के। तो ऐसे ही बात करते करते वो दोनों भाई उचिहा पैलेस के पास पहुंच जाते हैं जहां पर सारे उचिहा एकजुट होकर रहते थे। तो जब वो दोनों इसके अंदर जा रहे थे वो तब देखते हैं दरवाजे के पास उन दोनों के पिता जिनका नाम है फुगाकू उचिहा वो खड़े हैं। तो वो इटाची को बोलते हैं, इटाची जल्दी घर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो उसके बाद फुगाकू उन दोनों को एक कमरे के अंदर बिठाकर इटाची को बोलते हैं, मुझे तुम पे गर्व है बेटा। मैंने तुम्हारे दोस्तों के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनी। वो बोल रहे थे कि तुम भरोसेमंद और काबिल ऑनबू ब्लैक ऑप्स बन गए हो। तुम्हारी तरक्की को देखकर मैंने फैसला लिया है कि कल से तुम उचिहा पुलिस फोर्स ज्वाइन करोगे। समझ गए तुम? माफ कीजिए पापा, पर मैं हेडक्वार्टर नहीं जा सका। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कल सास्के की एंट्रेंस सेरेमनी है और हम उसे मिस नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, मैं कल सास्के को लेकर एकेडमी जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कल हेडक्वार्टर जाना ही होगा। दरअसल बात यह है एकेडमी के अंदर बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो रहा है, तो उन बच्चों में सास्के भी है। तो जैसा फुगाकू उचिहा ने कहा था वो सास्के की एंट्रेंस सेरेमनी में शामिल होते हैं। तो एकेडमी के कुछ टीचर्स फुगाकू को सास्के के साथ देखकर उन्हें बोलते हैं, मिस्टर फुगाकू, जैसे कल की ही बात है जब आपने इटाची को यहाँ लेकर आए थे और आपका ये दूसरा बेटा तो बिल्कुल उसी के जैसा दिखता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, सास्के अपने बड़े भाई इटाची के जैसा ही बनेगा, है ना सास्के? जी हाँ पापा। उस वक्त सास्के को हमेशा और हर बार इटाची के जैसे बनने के लिए फोर्स किया जा रहा था। इसी वजह से सास्के को थोड़ा सा बुरा भी लगता है। उसके बाद वो अपनी पूरी मेहनत करता है ताकि वो अपने बड़े भाई से आगे निकल सके। लेकिन उसके पिता फुगाकू उचिहा को सास्के पर जरा भी भरोसा नहीं। तो एक दिन सास्के अपने घर के गार्डन के पास बैठकर सोच रहा होता है कि वो अपने पिता को अपने ऊपर कैसे गर्व करा सके। तभी इटाची वहाँ आकर उसके पास बैठता
है। वो अच्छी तरह से जानता है कि सास्के उसी के वजह से उदास है। तभी इटाची उसे बोलता है, मुझे माफ करना सास्के, मेरी वजह से तुम पर काफी दबाव डाला जाता है। मुझे लगता है तुम इसी वजह से मुझसे काफी नफरत करते होंगे। कोई बात नहीं, तुम मुझसे नफरत करो या ना करो, तुम हमेशा मेरे प्यारे छोटे भाई रहोगे। तभी उनके घर के दरवाजे के पास एक आवाज आती है। इटाची, क्या तुम घर पे हो? हमें तुमसे बात करनी है। तुम लोगों को चिल्लाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? कल 2 लोग मीटिंग में नहीं आए थे। उनमें से एक हो तुम और दूसरा सीसुई। जरा बताओगे हमें, तुम कल क्यों नहीं आए थे? कल मैं एक मिशन में गया था, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आ पाया। ओह ठीक है। फिर क्या तुम्हें पता है, सीसुई उचिहा ने कल रात नदी में छलांग मारकर अपनी जान दे दी। और जहाँ तक हम जानते हैं, सीसुई तुम्हारा करीबी दोस्त है। ये तो बहुत ही दुख की बात है। खैर, अभी उसकी आत्महत्या की जांच जारी है। किस लिए? उसने तो आत्महत्या किया है ना? जांच इसलिए क्योंकि हमें शक है कि किसी ने उसकी हत्या की है, क्योंकि सीसुई कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता। हाँ, समझ गया। तो फिर हम चलते हैं इटाची। तुम सीसुई के दोस्त हो, इसीलिए अब हमारी नजर तुम पे रहेगी। अगर तुमने कोई भी हरकत किया तो हमें पता लग ही जाएगा। ये सुनकर उसका भेजा सटक जाता है और वो उन्हें कहता है, तुम लोग साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम लोग को लगता है कि मैंने ही सीसुई को मारा है? हाँ लड़के, तुमने सही कहा। ये सुनने के बाद इटाची उन्हें पीट कर 5 सेकंड के अंदर ही जमीन पे गिरा देता है। ये सब कुछ सास्के अपनी आंखों से देख रहा होता है। तो वो अपने भाई को पहली बार गुस्से में देखकर पूरी तरह से हैरान है। लेकिन उसी वक्त उचिहा पुलिस फोर्स के कैप्टन मतलब उनके पिता यहाँ आके इटाची को चिल्ला कर बोलते हैं, ये सब क्या है? इटाची, इस तरह का बर्ताव मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उनके इतना बोलते ही इटाची अपने कुनाई को दीवार में फेंकता है जहाँ पर उचिहा सिंबल है। और ये करने के बाद वो बोलता है, बस बहुत हुआ, मैं और अब नहीं सह सकता। मुझे इस घटिया कबीले से कोई उम्मीद नहीं। मैं एक दिन सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। इटाची, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो तुम सलाखों के पीछे होगे। अच्छा, तो फिर आजमा के देख लो एक बार। तुमने हद पार कर दी इटाची। कैप्टन, इसे गिरफ्तार करने के हमें ऑर्डर दीजिए। ये सारा सीन सास्के अपनी आंखों से देखकर पूरी तरह से डर जाता है। तो इसके आगे कुछ अनहोनी हो इससे पहले वो अपने भाई को चिल्लाकर बोलता है, भैया ऐसा मत करो। सास्के इतना बोलते ही अचानक इटाची अपने घुटनों के बल बैठकर माफी मांग लेता है। मैं अपने कहे गए शब्दों के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सीसुई को नहीं मारा है। इटाची के ये बोलने के बाद ना चाहते हुए भी फुगाकू और उनके पुलिस फोर्स के साथी उसे माफ कर देते हैं। और इसके बाद फुगाकू अपने घर के अंदर चले जाते हैं। पर तभी इटाची अपनी आंखों में शरिंगन एक्टिवेट करके वो सास्के को गुस्से से देखता है। लेकिन सास्के एक अजीब चीज नोटिस करता है। वो देखता है कि उसके भाई का शरिंगन बदल कर कुछ ऐसा बन जाता है और ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। तो इसके साथ एपिसोड 129 की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है। अगले एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सास्के उसी दिन रात को सोते समय सोच रहा होता है कि जिस शरिंगन आँखों को उसने आज पहली बार देखा था वो दरअसल है क्या। वैसे कुछ भी कहो, इस घटना के बाद इटाची और उसके पिता फुगाकू के रिश्तों के बीच एक दरार आ जाता है। तो उसके अगले दिन सुबह के वक्त फुगाकू अपने छोटे बेटे सास्के को पास बुलाकर उसे बोलते हैं, मेरे साथ आओ सास्के, तुम्हें कुछ नया सिखाने का वक्त आ गया है। उसके बाद वो दोनों अपने कबीले से बाहर एक नदी के पास आते हैं। फिर फुगाकू सास्के को अपना पहली बार फायरबॉल जुत्सु दिखाकर बोलते हैं, ये हमारे कबीले का खास जुत्सु है। इसे करने के लिए पहले अच्छी तरह से हैंडशन बनाओ, फिर अपने चाकरा को सीने के अंदर इकट्ठा करो और फोकस करके अपने गले पे ताकत लगाकर मुंह से बाहर निकालो। तुम समझ गए? जी पापा। तो फिर कोशिश करो। तो जैसा उन्होंने कहा सास्के ठीक वैसा ही करता है। लेकिन पहली बार में वो एक छोटा सा फायरबॉल बाहर निकाल पाता है। तो इसे देखकर फुगाकू बोलते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम इटाची के जैसे निकालोगे। खैर छोड़ो, अभी इसके लिए तुम तैयार नहीं हो। ये बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं। पर सास्के सोचता है, इतने दिनों बाद आखिरकार उन्होंने मुझे अपने आप को साबित करने का मौका दे ही दिया। फायरबॉल जुत्सु में माहिर बनने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा।
जैसा सास्के ने सोचा वो वही करता है। फायरबॉल जुत्सु में माहिर बनने के लिए वो पूरी कोशिश करता है। मतलब वो लगातार इसकी प्रैक्टिस करता है, चाहे गर्मी या बारिश जैसा भी दिन हो। तो कुछ दिनों की कड़ी प्रैक्टिस के बाद एक दिन सास्के अपने पिता के पास आकर बोलता है, पापा मेरे साथ आइए। नहीं सास्के, मुझे अभी काम है। पापा प्लीज बस एक बार मेरे साथ आओ। तो सास्के अपने पिता को लेकर उसी नदी के पास पहुंच जाता है और उसके बाद हैंडस्टैंड बनाकर फायर स्टाइल फायरबॉल जुत्सु। तो आखिरकार इतने दिनों के प्रैक्टिस के बाद सास्के एक बड़ा सा फायरबॉल बाहर निकालता है और इसे देखकर वो सास्के को बोलते हैं, शाबाश बेटा, तुमने अच्छा किया। बस इसी तरह से कड़ी मेहनत करते रहो और अपने खुद के रास्ते पे चलो। ये बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं। उनके मुंह से तारीफ सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। फिर इसके बाद आता है वो दिन जब इटाची रात के वक्त सारे उचिहा लोगों को बेरहमी से मारने वाला है। तो उसी दिन सुबह के समय सास्के एकेडमी जाने से पहले वो और उसके पापा लंच कर रहे होते हैं। तभी सास्के उस नए शरिंगन के बारे में जानने के लिए अपने पापा से पूछता है, पापा क्या शारिंगन अलग अलग तरह के होते हैं? देखो सास्के, अगर तुम सीखने की बात कर रहे हो तो अभी शरिंगन तुम्हारी बस की नहीं। तुम उसके लिए काफी छोटे हो। पर एक दिन मुझे शारिंगन हासिल करना ही होगा। आखिरकार मैं आपका बेटा जो हूँ। ठीक है, तो फिर सुनो, जब कभी किसी उचिहा का शरिंगन विकसित होता है तो वो दिखने में बिल्कुल अलग तरह के हैं। उसे मांगेक्यो शरिंगन कहते हैं। इसको हासिल करने वाले उचिहा काफी ताकतवर होते हैं। बहुत समय पहले हमारे कबीले के लीडर मादारा उचिहा वो पहला शख्स था जिसने अपनी आंखों में मांगेक्यो शरिंगन को पहली बार एक्टिवेट किया था। मादारा उचिहा? हाँ, और कहा जाता है उस ताकत को हासिल करने के लिए एक बहुत ही खास शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तो अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद वो अपनी मम्मी से लंच का पैकेट लेकर निंजा एकेडमी की ओर निकलता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।